गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन। हमने हमारे प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए के बाद हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन क्या होता है ना। हमने देखा था कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है ना। तो जब ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है तो उसके बाद में जब लास्ट में टर्मिनेशन वाला जब प्रोसेस आता है, जब टर्मिनेशन वाला प्रोसेस आता है, देखो ये मान लो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये आपका पूरा सेल हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका साइटोसोल, ठीक है। यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा था, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ में डीएनए के स्ट्रैंड्स में, है ना, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वहाँ पर पे क्या स्ट्रक्चरल जीन्स यानी जीन्स का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो डीएनए के स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट इस्तेमाल करके उनके जीन के साथ कॉम्बिनेशन करके वहाँ पर क्या किया जा रहा था न्यू एमआरएनए का सिंथेसिस किया जा रहा था। तो जब वो एमआरएनए लास्ट में टर्मिनेट होता है डीएनए टेम्पलेट साइड पे, जहाँ पर टर्मिनेशन वाले कोडॉन्स आ जाते हैं जिसको यूजीए, यूएए, यूसीए ऐसे करके जो कोडॉन होते हैं, 3 कोडॉन, वो 3 कोडॉन आने के बाद में वहाँ टर्मिनेशन साइड होते हैं और वहाँ रो फैक्टर क्या करता है, रो फैक्टर आके वहाँ पर साइड को कट करता है और एमआरएनए को पूरी तरह रिलीज़ कर दे। उसके बाद क्या होता है, जब एमआरएनए वहाँ से रिलीज़ होगा तो एमआरएनए क्या आ जाएगा, साइटोसोल में आ जाएगा। ऐसे न्यूक्लियस से रिलीज़ होके साइटोसोल में आ जाएगा। तो साइटोसोल में आने के बाद में वो एक फ्री हो जाता है, वो उसको इस्तेमाल किया जाता है टेम्पलेट के तौर पे। अब क्या होता है, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था। अब यहाँ पर होता है क्या, ट्रांसलेशन। जब न्यू टीआरएनएस हैं, न्यू टीआरएनए वाले जो हैं, है ना, न्यू टीआरएनए क्या करते हैं, नए नए एमिनो एसिड्स को लाके एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं और क्या करते हैं, सिंथेसिस करना, ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आया कि ट्रांसलेशन बेसिकली क्या होता है, साइटोसोल में होता है। देखो, ट्रांसलेशन द बायोसिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन और polypeptide inside a living cells. In the process of translation, the language of the nucleotide sequences on mRNA is translated into the language of amino acid sequences. जो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस की एमआरएनए में होता है उसको ट्रांसलेटेड कर दिया जाता है किस लैंग्वेज में, एमिनो एसिड्स के सीक्वेंसेस में चेंज कर दिया जाता है। जैसे टीआरएनए क्या करता है, टीआरएनए आके एमआरएनए से अटैच्ड होगा, वहाँ पर 50S 30S आकर के अटैच्ड होंगे और उसके साथ में और भी बहुत सारे, क्योंकि एक टीआरएनए एक टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स को एमिनो एसिड्स को आके अटैच्ड करता है ना, हम आगे जब देखेंगे तब। और ये सब क्या होता है, क्योंकि आपके साइटोसोल्स में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो एमआरएनए जो होता है उसमें जो ट्रांसलेशन होता है वो राइबोसोम्स के प्रेजेंट्स में होता है, ठीक है। तो इट ऑकर्स इन अ साइटोप्लाज्म वेयर राइबोसोम्स आर लोकेटेड, है ना। दिस इट इज़ एन यूनिवर्सल प्रोसेस। ये सब में होती, सारी सेल्स में प्रोसेसेस होती है, इसलिए इसे यूनिवर्सल प्रोसेस बोला जाता है। और यूनिवर्सल इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि क्या होता है कि जो कोडॉन्स होते हैं, है ना, जो कोडॉन्स होते हैं वो सब सेम होंगे, सारी प्रोसेसेस सेम होगी, एज वेल एज टीआरएनए जो टीआरएनए 1 टीआरएनए 2 आप कह सकते हैं उसको। फॉर एग्जांपल उसमें जैसे जैसे वो एमिनो एसिड्स को लाएंगे, जिस जिस एमिनो एसिड्स को, तो वो सब सेम ही होंगे, इसलिए इसको यूनिवर्सल प्रोसेस बोला जाता है। इन ट्रांसलेशन मैसेंजर आरएनए इज डिकोडेड टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड। देखो, ट्रांसलेशन में जो मैसेंजर आरएनए होता है वो क्या करता है, डिकोड करता है या प्रोड्यूस करता है एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड्स को, है ना। पॉलीपेप्टाइड्स मैं बताऊंगी स्ट्रक्चर के अंदर। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को बनाता है इसके अंदर
दिस यूजेस mRNA sequences as a template to guide the synthesis of the chain of amino acid that from proteins, है ना। तो जो पॉलीपेप्टाइड के बॉन्ड्स बनते हैं, है ना, तो वो बॉन्ड्स जैसे जैसे बन जाते हैं उसके बाद टीआरएनए क्या होता है, वहाँ से रिमूव हो जाता है और शिफ्ट कर जाता है ना। तो क्या करता है इसमें एमआरएनए जो होगा वो एज अ टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा एमिनो एसिड्स की चेन बनाने के लिए प्रोटीन से, है ना, या प्रोटीन सिंथेसिस हम बोल सकते हैं ना। मैनी टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्ट आरएनए सच एस टीआरएनए, आरआरएनए, एसएनआरएनए और नॉट नेसेसरी ट्रांसलेटेड टू एमिनो एसिड सीक्वेंसेस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी ट्रांसलेटेड करें एमिनो सीक्वेंसेस को, पर मोस्टली क्या होता है कि आरआरएनए और टीआरएनए, आरआरएनए ये क्या करते हैं, इसके ट्रांसलेशन में हेल्प ज़रूर करते हैं। अब स्टेप्स देख लेते हैं। इसमें एक्टिवेशन वाली जो स्टेप है ना, इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट जो इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन वाली जो प्रोसेसेस होती है ये मेन होती है। तो स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन प्रोसीड इन 4 phases: एक्टिवेशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। देखो थोड़ा सा एक्टिवेशन के बारे में देख लेते, इतने ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी। इट एक्टिवेशन इज़ द करेक्ट एमिनो एसिड टू कन्वेंटली बॉन्डेड टू द करेक्ट टीआरएनए। इसमें यह होता है कि ये देखा जाता है कि टीआरएनए के साथ में करेक्ट टीआरएनए हो और उसके साथ में करेक्ट एमिनो एसिड जुड़े, है ना। जैसे मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल मान लो कि TRA1 ल्यूसीन को ऐड करेगा, है ना, वैसे, ठीक है। वाइल टेक्निकली दिस नॉट अ स्टेप इन ट्रांसलेशन, इट इज़ अ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन टू प्रोसीड। ये ट्रांसलेशन के अंदर एक्ट नहीं करती है लेकिन ट्रांसलेशन की प्रोसेस में, ये प्रोसेस स्टार्ट करवाने में हेल्प करती है, ठीक है। दिस द एमिनो एसिड इज जॉइंड बाय इट्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू द 3' OH of tRNA by an ester bond with the help of ATP। एमिनो एसिड जब जॉइंट होता है कार्बोक्सी ग्रुप टू द जो 3' OH पर जो है जो साइट है वहाँ पर जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जॉइंट होता है टीआरएनए क्या करता है, एमिनो एसिड्स के साथ में अटैच्ड होगा और वहाँ एमिनो एसिड्स क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या एस्टर्स बॉन्ड जब बनाएगा एटीपी की हेल्प से, उसके बाद क्या होगा, व्हेन टीआरएनए हैज़ एन एमिनो एसिड लिंक्ड टू इट्स टर्म एज द चेंज। तो जब टीआरएनए उस वहाँ पर एमिनो एसिड को लिंक करेगा तो टर्म्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देखो ये दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल। जो यहाँ पर क्या होता है, एमिनो एसिड्स करता है, यहाँ पे एस्टर्स बॉन्ड बनते हैं, यहाँ राइबोसोम की बाइंडिंग साइड होती है ना, और यहाँ एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम्स लगते हैं, रिकॉग्नाइज साइड होती है, ये इंट्रासेलुलर बेस पेयरिंग की साइड होती है, ये एंटी कोडॉन्स होते हैं। एंटी कोडॉन्स हमेशा जो एमआरएनए का जो साइट होगा, टेम्पलेट साइड, वहाँ पर अटैच्ड होगा। बात करते हैं इनिशिएशन की। इनिशिएशन क्या होता है, प्रोकैरियोटिक्स इनिशिएशन रिक्वायर्ड द लार्ज एंड द स्मॉल सब यूनिट टू एमआरएनए। The initiator RNA and 3 initiation factors। देखो क्या हो रहा है, प्रोकैरियोटिक्स इनिशिएशन में रिक्वायर्ड होता है लार्ज और स्मॉल टाइप ऑफ सब यूनिट एमआरएनए की, ठीक है। और इनिशिएटर जो टीआरएनए के होते हैं वो, तो 3 टाइप के इनिशिएटर फैक्टर्स होते हैं, IF1, IF2, IF3 एंड GTP, ठीक है। IF3 बाइंड टू द फ्री 30 subunit in this helps to prevent large subunit binds to its without mRNA and forming an inactive ribosomes, ठीक हो। तो क्या होता है कि जो F3 बाइंड्स करता है वो किसके साथ में, 330S सब यूनिट के साथ में बाइंड करता है और हेल्प करता है लार्ज सब यूनिट, यानी कि जो 50 नंबर वाली सब यूनिट है उसको बाइंडिंग टू इट्स विदाउट mRNA एंड फॉर्मिंग एन इनएक्टिव राइबोसोम्स। जो इनएक्टिव राइबोसोम्स उसको फॉर्म करने में एमआरएनए की मदद करता है,
अब देखो पॉइंट्स पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। इफ F2 complexes with GTP and IF2 complex with GTP and IF1 binds to small subunit, it will assist the changed initiator tRNA to bind। जो IF2 है वो कॉम्प्लेक्स्ड होता है विथ GTP के साथ अटैच होता है, उसके साथ में IF1 भी बाइंड करता है जो स्मॉल सब यूनिट है, और उसके बाद में क्या होता है इनिशिएटर tRNA के साथ में क्या करते हैं बाइंड कर जाते हैं। द 30th सब यूनिट अटैच्ड टू mRNA molecule making use to the ribosome binding site on mRNA। तो 30th सब यूनिट क्या होती है कि mRNA के साथ जब अटैच्ड होती है तो क्या करती है राइबोसोमल जो बाइंड साइट होती है उसको यूज़फुल बना देती है ना। द इनिशिएटर tRNA कैन बाइंड टू द कॉम्प्लेक्स बाय बेस पेयर ऑफ इट्स एंटीकोडन विद द AUG कोडोन ऑन mRNA। जो स्टार्टिंग कोडोन होता है ना AUG है ना, तो क्या होता है इनिशिएटर जो tRNA होता है कैन बी बाइंड टू द कॉम्प्लेक्स बाय द बेस पेयरिंग ऑफ इट्स एंटीकोडन विद द AUG कोडोन ऑन mRNA। ठीक है। एट दिस पॉइंट F3 कैन बी रिलीज्ड एज इट्स रोल इन कीपिंग द सबयूनिट अपार्ट आर कंप्लीटेड। दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड 30 इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। 30 मतलब कि 30 सब यूनिट्स। तो जो F3 होता है वो क्या करता है 30 सब यूनिट को कंट्रोल करके रखता है कि वो जा कर के 50 सब यूनिट्स के साथ में अटैच्ड ना हो जाए, तो एक कंट्रोल एक बाउंडेशन बनाने का काम करता है। द 50 सब यूनिट कैन नाउ बाइंड विच displace IF and IF2 and the GTP। It's hydrolyzed in this energy consuming step। यहाँ पर क्या होता है कि जो 50 के सब यूनिट्स है वो बाइंड कर जाती है IF1 के साथ और IF2 के साथ GTP के इन द प्रेजेंस ऑफ GTP। फिर लास्ट वाले में क्या होता है ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं और एनर्जी का कंजप्शन करते हैं, तो ये एनर्जी कंजप्शन स्टेप होती है। दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 70 सब यूनिट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्शन ये होता है। राइबोसोम के बारे में देखते हैं। द असेंबल्ड राइबोसोम हैज़ 2 tRNA बाइंड साइड। जो राइबोसोम होता है उसकी 2 बाइंड साइड होती है tRNA पे। दिस आर कॉल्ड A एंड P साइड, जिनको हम बोलते हैं A एंड P साइड फॉर अमीनो एसाइल एंड पेप्टाइडल साइड। इसको एक को बोलते हैं एमिनो साइड, जो A वाली होगी इसको एमिनो एसाइल। देखो जो A वाली साइड होगी उसको हम बोलते हैं एमिनो एसाइल साइड, और जो P वाली साइड होगी उसको हम बोलेंगे पेप्टाइडल साइड, और जो एक और साइट होती है उसको E साइड बोलते हैं, दैट इज एग्जिट साइट फॉर एम्प्टी tRNA। जब हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हमको A साइड P साइड और E साइड का क्या क्या रोल प्ले है वो समझ में आएगा। द A साइड इज वेयर इनकमिंग एमिनो एसाइल tRNA molecule bind and the P side is where the growing polypeptide chain is usually found। जो A साइड होती है वहाँ पर जो नया tRNA एमिनो एसाइल ग्रुप को लेकर के आता है, मॉलिक्यूल को लेकर आता है, वो A साइड पे बाइंड होता है, P साइड पे वो ग्रो करता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स बनाता है, चेन बनाता है, एंड फिर एग्जिट वो जो tRNA जो जब वहाँ ब्लैंक हो जाएगा वो क्या करेगा E वाली साइड से निकल जाएगा। द साइट आर इन लेफ्ट ऑफ स्मॉल सब यूनिट एंड कंटेन adjacent codon that are being translated। One measure of initiation is placement of the initiator tRNA is a P site है ना। तो जो tRNA होगा वो क्या कर जाएगा शिफ्ट कर जाता है ना, P साइड से शिफ्ट कर जाएगा। कहाँ से? जो ब्लैंक tRNA होगा जिसने अपना अमीनो एसिड दे दिया है ना, जैसे मैं तुमको आगे डायग्राम में बताऊंगी कि tRNA क्या होता है। जैसे आप कोई चीज़ लेकर के कहीं गए हो और आप जब उसको चीज़ उसको दे देते हो, जैसे डिलीवरी बॉयज़ का ले लीजिए,
एग्जाम्पल, आप आए घर में, आपने सामने वाले पर्सन को जो चाहिए था आपने दिया, तो आप वो जगह छोड़ के चले जाओगे, है ना। आप ऐसा थोड़ी ना कि वहाँ खड़े रहो। तो सेम ऐसा TRNA करता है। TRNA एज अ डिलीवरी बॉय समझ लो कि उसका काम क्या है कि अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स है उनको लाना है, और वो क्या करेगा, अमीनो एसिड वाली साइड पे लेकर के आएगा अमीनो एसिड्स को, वहाँ पर उसको रखेगा, फिर क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा उसको P वाली साइड पे, यानी कि पेप्टाइडल साइड पे, जहाँ पे वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स बनाएंगे। जैसे ही अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं आपस में, वैसे ही क्या करेगा, TRNA का काम खत्म। तो TRNA क्या करेगा, एग्जिट हो जाएगा। फिर एक न्यू TRNA क्या करेगा, वो शिफ्ट कर जाता है ना, एग्जिट साइड हो जाती, तो वो क्या करता है, वहाँ से निकल जाता है। और जो A वाली साइड पे जो दूसरा एक और TRNA आया था, वो क्या करेगा, P वाली साइड पे आएगा। ऐसे ये चेन चलती चली जाती, 1 बाय 1 क्या होता है, ये आगे चले जाते, चेन आगे इलोंगेट होती चली जाती। इट इज़ ओनली TRNA दैट डज दिस, ऑल द अदर मस्ट एंड इंटर द A साइड। ठीक है, तो जो नए एमिनो एसिड्स को लेकर आ रहे हैं वो क्या करेंगे, उसमें अटैच्ड होते चले जाए। देखो अब ये डायग्राम को देखो, ये आपका TRNA है, ये GTP है, ये 50S सब यूनिट इसके साथ अटैच्ड है। जहाँ इनिशिएशन पॉइंट है वहाँ पर क्या है, 30S अटैच्ड है, यहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होना है। ठीक है, यहाँ पर IF1 और IF3 जुड़ा है। IF3 सबसे पहले 30S के साथ जुड़ता है, ताकि 30S जाकर के 50S से ना मिल जाए और कॉम्प्लेक्शन ना हो जाए। ये TRNA में फ्यूमेरिक ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, FEE। ठीक है, ये IF2 यहाँ TRNA और GTP के साथ में जुड़ा हुआ है। ये क्या होती है, एक्टिवेशन साइट होती है, और ये क्या करेंगे, अभी पूरा सब यूनिट सा साथ में बना रहे, ताकि फिर ये ऐसे आगे चलते चले जाएंगे। ठीक है, हम आगे इसका डायग्राम और देखेंगे तो समझ पाएंगे कि क्या करते हैं, कि धीरे धीरे ये यहाँ पर अटैच्ड होते हैं, फिर ये शिफ्ट करते हैं। तो इनको जब AUG यानी स्टार्टिंग कोडन मिल जाता है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, ये एक पूरा कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। फिर वहाँ क्या करेंगे ये, कि 1 बाय 1 TRNA क्या करेगा, इनके साथ अटैच्ड होगा, A साइड, P साइड, T साइड, E साइड बनाएंगे, जैसे कि हम आगे देखेंगे। तो ये इनिशिएशन वाला पार्ट होता है, जहाँ पर क्या होता है कि TRNA आकर के 30S सब यूनिट के साथ में 50S सब यूनिट के साथ में अटैच्ड होता है, और अमीनो एसिड्स को ला करके देता है। फिर उसके बाद में आती है हमारी इलोंगेशन वाली प्रोसेस। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ इलोंगेशन, 2 एंड TRNA विथ EF TU एंड GTP कम्स इन अ साइट A2 ऑफ राइबोसोम्स। ये वाली जो साइट होती है, ये राइबोसोमल साइट होती है, ये वाली साइट है ना, हमने आगे वाले स्ट्रक्चर में देखा था। देखो ये वाली साइट राइबोसोमल साइट होती है। ठीक है, नाउ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एमिनो एसिड प्रेजेंट इन P साइट एंड A साइट ऑन राइबोसोम बाय पेप्टाइड ट्रांसफरेज। तो क्या होगा, जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन एमिनो एसिड्स और प्रेजेंट, जो P साइड पे और A साइड पे प्रेजेंट है एमिनो एसिड, तो क्या होगा कि राइबोसोम्स पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम उसमें आएगा। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम्स ऑकर एंड इट्स मूव 1 कोडन अहेड ऑन द राइबोसोम। तो जो ट्रांसलोकेशन होगा, तो राइबोसोम्स क्या कर जाएगा, जो प्रेजेंट है उसकी वजह से 1 कोडन तो दूसरी कोडन वो शिफ्ट कर जाएगा। सो इनिशिएटर TRNA कम टू एग्जिट साइड एंड एसोसिएटेड टू सेकेंड TRNA कम टू P साइड एंड A साइड इज फ्री फ्रॉम द नेक्स्ट TRNA विथ न्यू एमिनो एसिड। जैसे मैंने बोला पहले भी कि जो इनिशिएटर TRNA था वो क्या करेगा, जैसे ही वो एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाएंगे तो वो खाली हो जाएगा और आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो क्या होगा, जो P साइट होगी उसमें जो पहली वाली A साइट का TRNA होगा वो इधर आ जाएगा और A साइट खाली हो जाएगी। ऐसे करके फिर ये आगे शिफ्ट होते चले जाएंगे, इलोंगेट करते चले जाएंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल स्टॉप कोडॉन कम्स। ये कंटिन्यू रहती जब तक स्टॉप कोडॉन्स नहीं आ जाते। देखो इस एग्जांपल में बताती, ये आपका TRNA हो गया, ये आपकी एग्जिट साइट होगी, ठीक है, ये आपकी P साइट हो गई और ये आपकी A साइट होगी। तो P वाली साइट में क्या था, एक TRNA है, A वाली साइट में एक TRNA है। तो ये पहला TRNA ये हो गया, दूसरा TRNA ये हो गया। तो पहला वाला जैसे यहाँ था, ठीक है, एमिनो एसिड लेकर आया, फिर P साइड में ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ पर उसने क्या करा, स्टॉप कोडॉन के साथ में ट्रांसफरेज करना स्टार्ट करा, ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करा उसमें। फिर ये दोनों के क्या, जो
एमिनो एसिड से वापस में क्या करेंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स बनाएंगे। जैसे ही वो बॉन्ड्स बनाते हैं तो इस टीआरएनए का काम ख़त्म हो जाता है, तो वो क्या करेगा, इस एक्सिड वाली साइड से रिमूव हो जाएगा। फिर क्या होगा कि अब ये वाली साइड हो गई खाली, तो अब जो आगे आगे शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ ये हो जाएगी पी वाली साइड, इधर हो जाएगी ए वाली साइड। ए वाली साइड खाली तो एक नया टीआरएनए आएगा, तो ये वाला जो टीआरएनए है सेकेंड वाला वो पी वाले में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इस वाले एमिनो एसिड को अभी पॉलीपेप्टाइड एक तरफ से तो बना है, दूसरा वाला भी तो बनाना है, तो ये इधर से इधर आके शिफ्ट हो जाएगा, पी वाली साइड में चला जाएगा, ए वाली साइड ख़त्म। फिर एक नया टीआरएनए थर्ड, समझ लो टीआरएनए थर्ड ए वाली साइड पर आएगा और एमिनो एसिड्स को यहाँ करेगा। वैसे 1 बाय 1 क्या होगा कि ये टीआरएनए आते चले जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और फिर एक एक करके टीआरएनए एग्जिट वाली साइड से निकलते चले जाएंगे। और EFTU जो होता है यहाँ हेल्प करता है, तो इसको कहते हैं इलॉन्गेशन फैक्टर TU, है ना। तो इलॉन्गेशन फैक्टर TU इनको शिफ्ट करने में मदद करता है, बॉन्ड्स बनाने में मदद करता है। इलॉन्गेशन के बाद में हमारी आ जाती है टर्मिनेशन वाली साइड। टर्मिनेशन वाली साइड पे देखो, सपोज कर लो कि ये वाला डायग्राम देखो कि जैसे ही टीआरएनए इनके साथ जुड़ता चला जा रहा है, इसी में बताती हूँ, टीआरएनए जुड़ता चला जा रहा है और यहाँ मान लो आगे जा कर के यहाँ पर स्टॉप कोडन UAA आ गया, है ना। तो जब स्टॉप कोडन जैसे ही आता है ना, तो ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बंद हो जाती है। देखो, when the stop codon termination when stop या termination codon occupied, तो राइबोसोमल ए साइट और थ्री टर्मिनेशन फैक्टर और रिलीज फैक्टर, ये 3 फैक्टर्स होते हैं, है ना। राइबोसोमल फैक्टर 1, राइबोसोमल फैक्टर 2, राइबोसोमल फैक्टर 3। तो ये क्या करेंगे, ए साइट पर आ जाएंगे और हेल्प करेंगे टर्मिनेशन में। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्मिनल पेप्टाइड प्लस टीआरएनए, तो क्या होगा, ये वाले जो साइट है यहाँ पर क्या हाइड्रोलाइसिस होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स आकर के अटैच्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्मिनल पेप्टाइड और प्लस टीआरएनए बॉन्ड्स, इनके जो हाइड्रोलाइसिस हो जाएंगे, तो जो रिलीज ऑफ फ्री पॉलीपेप्टाइड्स, जो फ्री पॉलीपेप्टाइड्स है वो रिलीज हो जाएंगे। डिसोशिएशन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट, जो स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट है वो अलग अलग हो जाएगी। और RF रिकोगनाइज टर्मिनेशन कोड, जो RF फैक्टर है यानी राइबोसोमल फैक्टर 1 है, वो क्या करता है, रिकोगनाइज करता है टर्मिनेशन कोड को और UAG और UAA को, ठीक है। और जो RF फैक्टर 2 है वो रिकोगनाइज करता है टर्मिनेशन कोड को, UGA और UAA को, ठीक है। तो ये टर्मिनेशन को साइड को जैसे ही वो देखते हैं, तो जो ए वाली साइड ख़त्म हो जाती है, जहाँ पर कोई टीआरएनए नहीं बचता, वहाँ फिर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है। और हाइड्रोलाइसिस होने की वजह से जो पेप्टाइड्स होते हैं और जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो फ्रीली रिमूव हो जाते हैं वहाँ से, है ना। तो हमारा ट्रांसलेशन में इतना ही था। ट्रांसक्रिप्शन हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है और ट्रांसलेशन हमारा साइटोसोल के अंदर, जहाँ पे एमिनो एसिड चेन बनती है, या हम कह सकते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस होना, है ना। जब पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, एमिनो एसिड चेन बनेगी, तो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा।